भारत में ईंट, पत्थर और मोर्टार के साथ ही इमारतों में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी सामग्रियों में लकड़ी भी प्रमुख है। लेकिन काफी समय गुजरने और जलवायु की विषमता से इनकी संरचनाएं कम बची हैं। हालांकि अभी भी भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां हम लकड़ी की पारंपरिक वास्तुकला की तकनीक और जटिलता का पता लगा सकते हैं। आज हम ऐसे ही क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। भारतीय वास्तुकला कार्यक्रम की इस कड़ी में हम केरल के अद्वितीय पद्मनाभपुरम पैलेस में लकड़ी की शिल्पकला, हिमाचल के लोगों की काटकुनी शैली और गुजरात की अनूठी लकड़ी से बनी हवेलियों को समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ आज की रोचक यात्रा पर। लकड़ी से बनी अद्भुत इमारतों की वास्तुकला को समझने के लिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे केरल और तमिलनाडु के हरे भरे इलाके मालाबार क्षेत्र से। हमारा गंतव्य है पद्मनाभपुरम पैलेस, जो केरल के पुराने महलों में से एक है। यह स्थान एक समय में त्रावणकोर के शाही परिवार का निवास स्थल भी था। ये क्षेत्र अब तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हालांकि मेड़ को छोड़कर इस महल परिसर के सभी भवनों को लकड़ी से केरल की वेस्ट कोस्ट शैली में निर्मित किया गया था। पद्मनाभपुरम का अर्थ कमल के फूल से पैदा हुआ शहर है। पद्मनाभपुरम पैलेस के भीतर स्थित संरचनाओं का निर्माण 1400 से 1500 ईसा के आसपास किया गया था। ये महल भारत में पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित उदाहरण है। इस पैलेस को पारंपरिक निर्माण प्रणाली ताकू शास्त्र के नियमों के अनुसार बनाया गया है। ताकू शास्त्र का अर्थ है बढ़ई गिरी का विज्ञान। ये केरल में धार्मिक और ज्योतिषीय सिद्धांतों से विकसित लकड़ी की पारंपरिक वास्तुकला की एक अनूठी प्रणाली है। उदाहरण के लिए ये स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के साथ निर्माण पर जोर देती है और इसलिए ये संरचना स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी और लेटराइट पत्थर की थोड़ी मात्रा से बनाई गई थी, जिनका इस्तेमाल स्तंभों के लिए और कुछ चुनिंदा दीवारों के लिए किया गया था। पैलेस का खाका बड़ा पेचीदा है। ये हमें कई आंगनों के माध्यम से सार्वजनिक स्थल के मध्य में ले जाता है, जहां पर मध्य में निजी स्थान है। चलिए अब हम पद्मनाभपुरम पैलेस की अद्भुत वास्तुकला को समझने की कोशिश करते हैं। हम परिसर के केंद्र महल थाईकोट्टराम में हैं। ये एक पारंपरिक 2 मंजिला नालुकेटू है, जिसका अर्थ है एक ऐसा केंद्रीय आंगन वाला घर जिसमें चारों तरफ कमरे होते हैं। इसमें छेनी से काटे गए ग्रेनाइट का आधार है और लकड़ी की अधिरचना और टेराकोटा की टाइलों से ढकी ढलान वाली लकड़ी की छत है। सभी अन्य स्थान इसके आसपास निर्मित किए गए हैं। दर्शकों और समारोहों के लिए अलग अलग हॉल हैं। एक बड़ा नृत्य हॉल है, विभिन्न आकार के भोजन कक्ष एवं रसोई घर, राजा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए आवास, हथियारों के लिए भंडार कक्ष, कार्यालय और यहाँ तक कि यहाँ मंदिर भी मौजूद हैं। भव्य मुख्य दरवाजे पर उत्तम लकड़ी का काम है और ये हमें पौमुखम या मुख्य स्वागत कक्ष की ओर ले जाता है, जो पारंपरिक नोकदार प्रवेश द्वार और अलंकरणों से सजा है। लकड़ी की छतों और नक्काशीदार ग्रेनाइट स्तंभ और फूलों के चित्रों से सजी हुई छत उत्कृष्ट शिल्प कौशल के नमूने हैं। पहली मंजिल पर स्थित मंत्रशाला यानी परिषद कक्ष में लकड़ी की झिलमिलीदार खिड़की द्वारा हवा और प्रकाश को प्रबंधित करने की सुविधा है, जो घर के अंदर सुखद तापमान बनाए रखने में मदद करती है। इस परिसर में एक और दिलचस्प 4 मंजिला संरचना उपरिका मलिका या राजा का आराम कमरा है। इसमें पहली मंजिल पर खजाना कक्ष,
दूसरे पर महाराजा के आराम करने के लिए कमरा और तीसरी मंजिल पर प्रार्थनालय शामिल है। इसकी दीवारें केरल की विशिष्ट पारंपरिक म्यूरल कला के काम से परिपूर्ण हैं। टेक्के कोटाराम, जिसका अर्थ है दक्षिण में महल, इसमें सुसज्जित नक्काशीदार लकड़ी के खंभे, दरवाजे, बीम और छतें देखी जा सकती हैं। बरामदे के साथ ही उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार खंड सहित वृत्तीय लकड़ी की जालियां और अंबरी मुखप्पू नामक बड़ी खिड़कियां इस पैलेस की कुछ अनूठी विशेषताओं में शामिल हैं। लकड़ी से बनी अद्भुत वास्तुकला को और गहराई से जानने के लिए अब हम गुजरात के एक छोटे से गांव वासो की ओर जा रहे हैं। वासो कोई विशेष प्रसिद्ध जगह नहीं है, लेकिन हम उसी ओर जा रहे हैं क्योंकि वहां अनूठे, जटिल, नक्काशीदार लकड़ी के हवेली नुमा घर हैं, जिनके अब बहुत ही कम सबूत मौजूद हैं, क्योंकि समय गुजरने के कारण अब लकड़ी की काफी पुरानी संरचनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। वास्तव में लकड़ी के घरों के निर्माण के बारे में विस्तृत पुस्तिकाएं उपलब्ध होने के साथ ही कविताओं में भी इनका उल्लेख है, जिन्हें विशेषकर 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था। आइए हम इन हवेलियों में से एक हवेली को विस्तार से समझते हैं। गुजरात की पारंपरिक हवेली में एक केंद्रीय स्थान होता है जिसे चौक या खुला आंगन नाम से जानते हैं, जहां कई कमरे खुलते हैं और यहीं घर वाले इकट्ठा होते हैं। अनाज के भंडारण के लिए एक कमरा होता है जो अकाल और सूखे के खतरों से परिवार की रक्षा करता है। सामने की ओर वरामदा यानी खुली जगह भी आम होती है। इन हवेलियों की एक और विशेषता इनके नक्काशीदार अग्रभाग और नक्काशीदार उत्कीर्ण कोष्ठ होते हैं, जिनमें से कईयों में उड़ती अप्सराएं और पौराणिक जानवरों की लकड़ी की मूर्तियां होती हैं। यहाँ तक कि खंभों में भी आमतौर पर जरदोजी की तरह का काम किया जाता है, जबकि दरवाजों पर कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता था। गुणवत्ता और मात्रा दोनों के आधार पर गुजरात का लकड़ी का काम बहुत समृद्ध है। दिलचस्प बात यह है कि लकड़ी यहाँ पर एक स्थानीय सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं थी और इसे हमेशा से विभिन्न क्षेत्रों से गुजरात में लाया जाता रहा है। उद्यमशील व्यावसायिक समुदाय समुद्र और भूमि व्यापार दोनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऐसी सामग्रियों के उपयोग करने में समर्थ थे। लकड़ी का एक अन्य उपयोग अनेक उपकरणों में हत्थों के रूप में भी किया जाता है। लकड़ी के हल्के होने, स्थायित्व क्षमता और झटकों को कुछ सीमा तक सहन कर सकने की क्षमता के कारण उपकरणों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। गुजराती कारीगरों ने इमारत के विभिन्न हिस्सों जैसे स्तंभों, छतों, अग्रभाग, दरवाजों, खिड़कियों, छज्जों और बीमों आदि में लकड़ी का काम करते हुए शिल्प का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। चलिए पता लगाते हैं कि किस प्रकार से लकड़ी के गुणों ने ये सब संभव बनाया। जब हम धातुओं, प्लास्टिक और मिट्टी के पात्रों को देखते हैं तो वो समान रूप से एक समान आंतरिक संरचना रखते हैं जो उन्हें समानुवर्ती बनाती है, यानी वो सभी दिशाओं में बिल्कुल एक सा व्यवहार करती हैं। हम कह सकते हैं कि लकड़ी असम्मित है, जिसका अर्थ है कि लकड़ी के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण होते हैं। परंपरागत लकड़ी की इमारतों को विशाल ऊर्ध्वाधर खंभे द्वारा सहारा दिया गया है, जो दबाव को अपनी लंबाई के साथ जमीन में फैला देती हैं। ये लकड़ी का उपयोग करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप इसके ग्रेन की दिशा में दबाव डालते हैं, तब लकड़ी में आमतौर पर उच्च संपीड़क क्षमता होती है। लकड़ी के खंभे क्षैतिज रूप से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें बहुत कम तन्य शक्ति होती है। सभी लकड़ी एक जैसी नहीं होती, हालांकि ओक में कई अन्य लकड़ियों की तुलना में बहुत अधिक तन्यता होती है।
यही वजह है कि पारंपरिक रूप से पुरानी इमारतों में भारी क्षैतिज बीम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब हम भारत की कुछ अन्य संरचनाओं की जांच करने के लिए निकलते हैं। वैसे ये संरचनाएं बनी तो पत्थर से हैं, लेकिन लकड़ी की तरह दिखती हैं। दिलचस्प है ना? बराबर गुफाएं, जो कि बिहार के गया से उत्तर में 20-25 किलोमीटर दूर स्थित हैं। इसमें काले ग्रेनाइट पत्थरों से बने कई मंदिर हैं। इनकी असामान्य बात यह है कि ये गुफाएं दूर से लकड़ी की तरह दिखती हैं। उस समय के कारीगरों ने पत्थर का उपयोग कर लकड़ी की बनावट, ग्रेन और संरचना की नकल करना सीख लिया होगा। उन्होंने कौशल तरीकों से चट्टानों में लकड़ी की नकल की, जो काफी उल्लेखनीय काम था। हम अपनी यात्रा को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्वत मार्गों के माध्यम से समाप्त करेंगे। इन पहाड़ों की ढलानों पर देवदार, पाइन और साइप्रस जैसे शंकुधारी पेड़ काफी संख्या में मौजूद हैं। लगभग 64% भूमि जंगलों से आच्छादित है। साथ ही इस क्षेत्र की सुंदर वास्तुकला में ये एक प्रमुख घटक बन गई है। देवदार की लकड़ी बहुत टिकाऊ होती है। इनका कीट प्रतिरोधी होना इन्हें इमारतों के निर्माण की अच्छी सामग्री बनाती है। इस क्षेत्र में प्रचलित वास्तुकला तकनीक को काटकुनी के रूप में जाना जाता है। इसमें देवदार और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्लेट पत्थर का उपयोग किया जाता है। इस पूरे इलाके में जैसे पहाड़ के घरों, महलों और मंदिरों में लकड़ी और पत्थर की परस्पर क्रिया से पनपी एक कला का विकास हुआ है। हिमाचल में स्थित काटकुनी इमारतों में प्रत्येक इमारत को पत्थर के समतल पर निर्मित किया गया है, जिससे इमारत को मजबूत आधार प्राप्त होता है। लकड़ी और पत्थर की वैकल्पिक परतों से बनी दीवारों में खाली स्थान में पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। इन सब को जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। गुरुत्वाकर्षण ही सीमेंट का काम करता है, जिससे इमारतें एक दूसरे को संभाले हुई हैं। इस शुष्क चिनाई का बड़ा लाभ क्रमबद्ध ढेर का लचीलापन है, जिससे दीवारों की नींव को समायोजित करने की सुविधा मिलती है। चूंकि पत्थर ढलान के किनारे थोड़ा आच्छादित होते हैं, इसलिए कोई भी जमीनी हलचल में संरचना और अधिक कसकर जकड़ जाती है। भूकंपों के दौरान जब इमारतें जमीन की हलचल से थोड़ी स्थानांतरित होती हैं, तब इसका विशेष महत्व होता है। भूकंप संभावित क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में ऐसे निर्माण बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। अक्सर निर्माण के ऊपरी हिस्सों में पत्थर कम होते जाते हैं और अंततः संरचनात्मक दीवार में एक दूसरे के ऊपर खड़ी लकड़ी के फ्रेम होते हैं। इमारत की छत पर स्लेट के पत्थरों को एक एकल धुरी बिंदु पर लकड़ी के ढांचे से जोड़ दिया जाता है। यहाँ अधिकांश इमारतें बहुमंजिला हैं। निचली मंजिलें मवेशियों और ऊपरी मंजिलें रहने के उद्देश्य से उपयोग की जाती हैं। ऊपरी मंजिलों में अक्सर कैंटिलीवर यानी लटकी हुई बालकनियां होती हैं, जिन्हें लकड़ी के खंभों और दीवार का सहारा दिया जाता है। हिमाचल की चरम जलवायु का मतलब है कि स्थानीय भवन में गर्मी का संरक्षण और बर्फ का फैलाव हो। इसलिए छोटे दरवाजे और खिड़कियां, विस्तारित बालकनियां और खड़ी ढलान वाली छतें होती हैं। काटकुनी निर्माण के बारे में दिलचस्प बात क्या है? असल में इसके लिए ना तो अत्यधिक कुशल निर्माणकर्ताओं की आवश्यकता है और ना ही विशेष उपकरणों की। सामग्री, श्रम और मौसम के आधार पर इसे क्रमबद्ध रूप से भी बनाया जा सकता है। यदि कोई इस क्षेत्र में एक गांव के अभिविन्यास को देखता है, तो आमतौर पर केंद्र में या उच्चतम बिंदु पर मंदिर स्थित होता है। मंदिरों को समान रूप से घरों के रूप में, लेकिन आमतौर पर ऊंचा बनाया जाता है। यहाँ की दीवारों में लकड़ी और पत्थर का पैटर्न भी है, जिसके ऊपर स्लेट पत्थरों की छत होती है। आइए हम इस क्षेत्र के एक मंदिर की यात्रा करके देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है।
ये 4 मंजिला लकड़ी का मंदिर हिमालय की वादियों में दुंदरी गांव के समीप देवदार के जंगलों में स्थित है। इसे एक विशाल चट्टान पर बनाया गया है जो जमीन से बाहर निकली हुई है। ये मंदिर देवी हिडिंबा को समर्पित है, जो भीम की पत्नियों में से एक थी। भीम भारतीय महाकाव्य महाभारत के 5 पांडव बंधुओं में से एक थे। इस मंदिर को 1553 में महाराजा बहादुर सिंह द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का वास्तुशिल्प असाधारण है। मंदिर लगभग 24 मीटर ऊंचा और लकड़ी के टाइलों से निर्मित 3 चौकोर छतों से युक्त है, जो एक शंकु के आकार की चौथी छत से निकलता है। चौथी छत पीतल से आच्छादित है। मंदिर का आधार सूखी मिट्टी से ढके हुए पत्थर पर है। मुख्य भाग में द्वार पर एक अलंकृत नक्काशीदार लकड़ी का प्रवेश द्वार है, जिसे लगभग 400 वर्ष पुराना माना जाता है। ये और अन्य नक्काशी केंद्र देवी दुर्गा को समर्पित हैं, जो भारतीय कहानियों की मुख्य केंद्र हैं। हालांकि देवी स्वयं 3 इंच लंबी पीतल की छवि में से केवल एक बार प्रदर्शित होती हैं। ये इस क्षेत्र की वास्तुकला की खोज का आकर्षक केंद्र रहा है। इसका शिल्प सौंदर्य बहुत अनुपम है और इमारतों का रंग लगभग परिदृश्य के साथ घुल मिल जाता है। पहाड़ों की आकृति के साथ लिपटे ये मंदिर पूरे देश के लोगों को आकर्षित करते हैं। लकड़ी और पत्थर मिलकर एक ऐसी कला को प्रदर्शित करते हैं जो इस भूमि और इसके लोगों को अभिव्यक्त करती है।